जय श्री राधे फ्रेंड्स। वह अपने हाथ को सिंक में धोते हुए कहती है, मैं भी देखती हूँ आप कितने दिन तक यहाँ पर रहते हो। इतना परेशान करूंगी कि 4 दिन में ही मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब तक राजेश की भी नींद खुल चुकी थी। अपने आसपास पल्लवी को ना देखकर अपने बाजुओं को एक गहरी सांस लेकर स्मेल करता है, जिसमें अभी भी पल्लवी की खुशबू आ रही थी। और फिर मुस्कुराते हुए बाथरूम की ओर चला जाता है। आजकल ऑफिस नहीं जा रहा था, इसलिए उसने आज भी फिर से एक शॉर्ट पैंट और टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आया। पल्लवी समझ गई थी आज भी राजेश ऑफिस नहीं जा रहा। उसने सारा नाश्ता लगाते हुए राजेश से कहा, किचन का काम आज मैंने कर दिया है, यह रोज रोज नहीं करूंगी। ये आपका काम है, सुबह सुबह उठकर आपको करना चाहिए था। राजेश सर झुकाकर बस उसकी बातें सुनता रहता है और चाय का कप लेकर पीने लगता है। दोनों बच्चे भी आ चुके थे, सभी नाश्ता करते हैं। पल्लवी राजेश से कहती है, अब बच्चों को छोड़ दीजिए। उन्हें छोड़कर आने के बाद आप घर के बाकी का काम निपटा लीजिएगा, मैं भी अपने ऑफिस जाऊंगी। पल्लवी की बात सुनकर राजेश मुस्कुराते हुए उसके सामने अपने सर को झुकाकर कहता है, बिल्कुल बीबी जी, जो आप कहें, आपका हुक्म सर आंखों पर। कहकर दोनों बच्चों के बैग लेकर अपने दोनों कंधों पे डालता है और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर निकल जाता है। इधर पल्लवी राजेश के एटीट्यूड से परेशान हो चुकी थी। वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज उसकी प्रियंका से बात हुई। जब प्रियंका को उसने बताया कि राजेश यहाँ पर रहने आया, तो प्रियंका को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर उसके पापा और भाई का कोई प्लान है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओम प्रकाश जी राजेश को निकम्मा निठल्ला कहकर घर से निकाल दे, क्योंकि कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में राजेश का जितना बड़ा योगदान है, यह लगभग हर कोई जानता है। पल्लवी प्रियंका से बात करके फोन रखती है और अपने पापा को कॉल करती है। पापा आपने पापा अपने भाई को घर से निकाल दिया, वो पल्लवी को तंग कर रहे हैं। वही तंग कौन करेगा, उसी को तो तंग करने के लिए गया है तेरा भाई वहां पर। प्रियंका हंसते हुए बोलती है, दोनों का प्लान है ना पापा, पल्लवी भाभी को घर वापस लाने का। ओम प्रकाश जी बोले, हाँ यह प्लान ही है, यह मेरा नहीं, पल्लवी की माँ और दादी का प्लान है। अब देख, अगर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना 2 दिन बाद मैं भी जाऊंगा उसी घर में रहने के लिए। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है पापा, आप भी ड्रामा करने लगे हैं। क्या करूं बेटा, बेटा नालायक हो गया है तो अब क्या ही कर सकता हूँ। दोनों बाप बेटी थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद प्रियंका फोन रखती है। पल्लवी घर आती है तो राजेश उसके लिए चाय बनाकर लेकर आया। उसने कल पल्लवी की माँ को चाय बनाते देखा था, तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। चाय उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन पीने लायक बन गई थी। रोज की तरह राजेश 4 बिस्किट भी डालकर लेकर आया। प्रियंका चाय बिस्किट खाने के बाद कहती है, बच्चे कहाँ हैं। राजेश बोला, अपने कमरे में होमवर्क कर रहे हैं, शायद तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंची ना, इसलिए आए नहीं होंगे। पल्लवी अपने दोनों बच्चों की आवाज देती है। अपनी माँ की आवाज सुनते ही दोनों बच्चे कमरे से निकलकर भागते हुए आते हैं और पल्लवी के ऊपर कूद पड़ते हैं। पल्लवी उन दोनों को साथ में गोद में पकड़ती है और सोफे पर लेट जाती है। पल्लवी की एक तरफ मीरा और दूसरी तरफ शौर्य था। दोनों पल्लवी को आज पूरे दिन से बातें बताने लगते हैं और पल्लवी भी हाँ हूँ अच्छा कहते हुए उनकी बातों को सुनने लगती है। राजेश उन तीनों को देखता है जो अपनी दुनिया में इस तरह मस्त व्यस्त थे। पल्लवी को दोनों तरफ दोनों बच्चों को देखकर राजेश का मन हुआ कि अभी जाकर उसे ज्वाइन कर ले और पल्लवी को कसकर अपने गले लगा ले। फिर उसने सोचा, अब जब बच्चों को पता ही है कि मैं उनका पापा हूं, तो पहले से ही दूर क्यों रहना। वह भी पल्लवी के पेट के ऊपर अपना सर रखते हुए कहता है, मुझे भी बताना है तुम्हें, मैंने आज पूरे दिन क्या क्या किया। दोनों बच्चे सोफे पर उठकर बैठ जाते हैं। राजेश के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, पापा हमें भी बताओ आपने क्या किया। और राजेश बताता है कि आज उसने क्या क्या काम किया घर का। पल्लवी राजेश के सर को अपने पेट से हटाने की कोशिश कर रही थी। दोनों बच्चे पास में होने के कारण वह ज्यादा रूड नहीं हो सकती थी, इसलिए राजेश पल्लवी को अनदेखा करते हुए बस दोनों बच्चों से पूरे दिन की कहानी सुनाए जा रहा था। उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, किचन साफ करना, कपड़े धोने को इतने बड़े बड़े काम की तरह बताया कि दोनों बच्चे भी हैरान थे कि उनके पापा कितना ज्यादा काम करते हैं। पल्लवी राजेश को बोलती है, राजेश अब जिस काम को इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो ना, यह काम हम औरतें रोज करती हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं किया था ना, तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और बच्चे, मुझे बहुत मजा आया। दोनों बच्चे अपने पापा के गले लगते हुए कहते, पापा हम भी आपकी हेल्प करेंगे, नहीं तो आप बहुत थक जाया करोगे। पल्लवी उठकर राजेश को धकेल कर बिठाती है और दोनों बच्चों को देखकर कहती, अच्छा, और इससे पहले यह काम जब मम्मा कर तब नहीं थकती थी। दोनों बच्चे अपनी माँ को भी गले लगाते हुए कहते हैं, मम्मी हम आपकी भी हेल्प करेंगे। दोनों के माथे को चूमते हुए कहती है, मदद करना बाद में, जाकर पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। पहले 3-4 दिनों तक पल्लवी ने राजेश को बहुत सारा काम करवाया। पल्लवी को खुद इस बात का बहुत दुख होता कि वह बैठी हुई रहती और राजेश घर के काम करता, लेकिन उसे
किसी तरह से राजेश को प्रकाश हाउस भेजने का प्लान करना ही था। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पिछले 3 दिन से पल्लवी बच्चों के कमरे में सोई थी। राजेश हर रोज पल्लवी का इंतजार करते हुए उसी के बेडरूम में सो जाया करता था। आज पल्लवी अपने साथ एक सिंगल बेड लेकर आई। उसके साथ 2 आदमी थे। उन्होंने उस बेड को उठाया था। उन्होंने उस फोल्डिंग बेड को बच्चों के कमरे में लगवा दिया। पल्लवी राजेश की तरफ देखते हुए कहती, बेड मैंने बच्चों के कमरे में लगवा दिया है, अब से आप वहीं सोएंगे, कहकर अपने बेडरूम में चली गई और राजेश का बैग निकाल कर कमरे से बाहर रख दिया। राजेश अपनी सास और दादी सास की तरफ देखता है। बेचारी दोनों सर झुकाए बैठी हुई थी। दादी सास मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी थी, जिसे देखकर राजेश कहता है, अगर आपको हंसी आ रही है तो खुलकर हंस लीजिए। यह बस सुनना था कि दादी सास जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। उनको देखकर पल्लवी की माँ की भी हंसी छूट गई। दोनों साथ में राजेश की तरफ देखकर हंसते जा रहे थे और राजेश मुंह खोलकर बस उस बैग की तरफ देख रहा था जो कि पल्लवी ने कमरे से बाहर निकाल कर रख दिया था। वह बैग लेता है और बच्चों के कमरे की ओर चला जाता है। अपने बैग को कमरे में लाकर उसने उस फोल्डिंग बेड को देखा जो पल्लवी लेकर आई थी और एक लात उस बेड की तरफ मारते हुए कहा, इस तरह की चीज मार्केट में मिलती ही क्यों है, कहकर फिर उसी बेड पर जाकर बैठता है। बच्चे इस बात से खूब खुश थे कि उनके पापा उनके साथ सोएंगे। राजेश ने बेड को बच्चों के बेड के साथ एडजस्ट करके शिफ्ट कर दिया। उसके ऊपर बिस्तर लगा दी। यह बात ओम प्रकाश जी को पता चली। ओम प्रकाश जी आप अपनी प्लानिंग के दूसरे पड़ाव पर लेकर जाने के लिए तैयार थे। वह पल्लवी के ऑफिस पहुंचते। पल्लवी उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। ओम प्रकाश जी भी वहां पर बैठकर उससे थोड़ी देर बात करते हैं। वह बच्चों के बारे में हालचाल पूछते। पल्लवी कहती है, अगर आप उनको याद कर रहे हैं तो आप घर चलिए, उनसे मिल लीजिए। ओम प्रकाश जी तो जैसे इस बात का इंतजार ही कर रहे थे। वह झट से मान जाते और पल्लवी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते। ऑफिस की छुट्टी के वक्त ओम प्रकाश जी की गाड़ी में पल्लवी अपने घर के लिए निकलती है। बच्चे अपने दादाजी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ओम प्रकाश जी अपने साथ कुछ खिलौने चॉकलेट्स भी लेकर आए थे जो कि बच्चे ले लेते हैं। बच्चे खुशी में अपने खिलौनों को अपने रूम में ले जाकर खेलने लगते हैं। ओम प्रकाश जी बाहर बैठे किचन की तरफ ही देख रहे थे जहां उनका बेटा इस वक्त बर्तन मांज रहा था। मन ही मन वह मन ही मन में अपने आप से कहते हैं, सच कहते हैं लोग, बीबी खुश हो तो समझो पति राजा है, अगर बीबी दुखी हो तो इंसान की हालत धोबी के कुत्ते की जैसी हो जाती है। मेरा बेटा कहने को तो आज करोड़पति है, लेकिन आज बीबी को मनाने के लिए उसके घर के बर्तन घिस रहा है। पल्लवी की माँ उसकी नजरों का पीछा करती है और फिर राजेश की तरफ देखते हुए कहती है, अभी आपने देखा ही क्या है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। ओम प्रकाश जी उनकी तरफ देखने लगते हैं। पल्लवी की माँ कहती है, अभी तो खाना खाने के बाद और बर्तन निकलने वाले हैं। पल्लवी तो उसे घर में पोछा लगवा रही थी। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि और यह निठल्ला कर भी रहा है, अब बेचारा करे क्या, नौकर बनकर आया था तो काम तो करना ही पड़ेगा, कहकर तीनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। राजेश उन तीनों की हंसी देखकर अंदर चल रहा था। उसे पता था कि जरूर उस पर ही हंस रहे होंगे। राजेश जब किचन से बाहर आया तो उसके कंधे पर एक गमछा रखा हुआ था। उसने इस वक्त हाफ पैंट और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी। ओम प्रकाश जी उसके सर से पांव तक देखते हैं। ब्लैक कलर के हाफ पैंट और ग्रे कलर की टी शर्ट और कंधे पे एक लाल रंग का गमछा। उनका यह हट्टा कट्टा पहलवान बेटा आज सच में घर में काम करने वाला नौकर ही लग रहा था। राजेश ने पल्लवी के बेडरूम की तरफ झांक कर देखा। पल्लवी की माँ कहती है, अभी नहा रही होगी। राजेश आराम से सोफे पर बैठता है और अपने पापा की तरफ देखकर कहता है, पापा कुछ करो, मैं तो बिजनेस भूलकर सच में घर के काम काज करने लगूंगा। फिर बाद में मत कहना कि बिजनेस संभालने की कोई और नहीं है। मैं 2 दिनों में सब कुछ भूल गया। अब तक पल्लवी नहाकर बाहर आ चुकी थी। उसने अपने दुपट्टे को गले में लगाया और राजेश की तरफ देखते हुए बोली, आप यह मेहमानों की तरह क्यों बैठे हैं, जाइए जाकर सभी के लिए कुछ खाने को लेकर आइए। राजेश अजीब सी दृष्टि से अपने पापा की तरफ देखता है। राजेश को अपनी तरफ यूं देखता पाकर ओम प्रकाश जी राजेश को इशारे करते हैं और इधर-उधर देखने लगते हैं। जब उन्हें लगा कि अब राजेश उनकी तरफ से अपनी नजरें हटा नहीं रहा तो पल्लवी की तरफ देखकर कहते हैं, पल्लवी बेटा तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो, यह तो है ही निकम्मा, करेगा घर के काम, तुम बैठो, थक गई होगी। पल्लवी राजेश की तरफ देख रही थी। राजेश उठकर खड़ा होता है और किचन में चाय बनाने चला जाता है। पल्लवी उस जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर राजेश बैठा था और आपस में सभी बातें करने लगते हैं। राजेश थोड़ी देर में चाय बिस्किट लेकर आता है और सामने रख देता है। वह सभी आराम से सोफे पर बैठते हैं। पल्लवी घूर कर उसी को देख रही थी। पल्लवी कुछ दिनों से राजेश के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी। पल्लवी चाय पीते हुए ओम प्रकाश जी से पूछती है, पापा आप खाने में क्या खाएंगे। ओम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा जो बनाओगी खा लूंगा। पल्लवी अपने ओम ओम प्रकाश जी से कहती, नहीं पापा, खाना मैं नहीं, आपके बेटे ने बनाया है, यही बनाएगा। राजेश खाना बनाते हैं
यही बनाएंगे। ओम प्रकाश जी जो कि चाय पी रहे थे, अचानक उन्हें ठसका लगता है और वह जोर से खांसी करने लगते हैं। राजेश ने अपने पापा के हाथों से कप लेकर टेबल पर रखता है, उनकी पीठ को सहलाने लगता है। पल्लवी पानी का ग्लास आगे की तरफ बढ़ा देती है। ओम प्रकाश जी से पानी का ग्लास लेते हुए एक घुट पानी पीते हैं और राजेश की तरफ देखकर कहते हैं, तू खाना भी बना लेता है राजेश। अपने पापा के गले लग जाता है और धीरे धीरे कान में कहता है, पापा मैं क्या क्या बना लेता हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ अब। तो आप यहीं रहने वाले हो ना, तो सब देखोगे और समझ भी जाओगे, कहकर वह अपने पापा से अलग होता है। ओम प्रकाश जी राजेश को देखकर कहते हैं, तुझे जो भी बनाना आता है बना देना, मैं खा लूंगा, कहकर वह पल्लवी से फिर से बात करने लगते हैं। खाना तो अब आता नहीं था राजेश को बनाने, वह किचन में चला गया। और करता क्या, वह जब से यहाँ पर रह रहा था होटल वालों से एक अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी थी और होटल वालों को भी पता था कि उन्हें खाना लेकर कहाँ और कैसे जाना है। राजेश ने फोन से अपना खाना ऑर्डर किया और किचन में यूं ही कुछ ना कुछ खटर पटर करने लगा। पल्लवी सब जानती थी, क्योंकि घर के खाने और होटल के खाने में फर्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन फिर भी वह ओम प्रकाश जी के साथ बात करते हुए हॉल में बैठी हुई थी। ओम प्रकाश जी अपने पोते पोतियों से उनके स्कूल की कहानी सुन रहे थे। तभी पल्लवी की माँ बाहर आती है। वह यहीं पास के मंदिर में शाम की आरती के लिए गई थी। उन्होंने पल्लवी को बताया कि 2 दिन बाद तीज है, सारी औरतें पूजा का सामान खरीद रही है, तू करेगी तो तीज इस बार। तीज का जिक्र आते ही पल्लवी अपना सर झुका लेती है। यूं तो यह व्रत हर साल करती है, लेकिन पिछले 5 साल से उसकी माँ और दादी को इस बात का एहसास नहीं होने देती कि उसने उपवास किया है। और पूजा वह अपनी माँ और दादी कि बच्चों के साथ घूमने के लिए भेज दिया करती थी और घर पर अकेले ही कर लिया करती थी। ओम प्रकाश जी पल्लवी के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो कि इस वक्त परेशान होकर अपना सर नीचे करके बैठी थी। वह अपने समधन को देखकर कहते हैं, अरे समधन जी रहने दीजिए, नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। अपना चेहरा उठाकर ओम प्रकाश जी को देखती और फिर मुस्कुरा देती है। ओम प्रकाश जी के चेहरे पर पहले ही मुस्कुराहट थी। इन सब से अनजान राजेश किचन में खिड़की के पास टेक लगाए नीचे की तरफ देख रहा था। तभी उसे होटल का स्कूटर आते देखा। उसने रस्सी झट से नीचे की ओर फेंक दी। स्कूटर सीधे खिड़की के नीचे रुकी थी। वहीं से उस डिलीवरी बॉय ने उस रस्सी को थैली से बांध दिया और सीटी बजा दी। की सीटी की आवाज सुनते ही राजेश जल्दी से रस्सी ऊपर खींचता है और साथ में लगी थैली भी ऊपर आती है जिसमें खाना रखा था। यह अभी राजेश का डेली रूटीन हो चुका था। होटल वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि राजेश प्रकाश उनके यहाँ से खाना मंगवाते हैं, तो जैसा राजेश कहता होटल वाले कर दिया करते थे। राजेश डब्बों को खोलकर खाना बर्तन में डालता और एक एक करके सब खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगता। ओम प्रकाश जी डिशेस देखकर हैरान थे कि उनका बेटा यह सब खाना भी बनाता है। वह हैरानी से पल्लवी को देखते हुए कहते, अगर मुझे पता होता था कि तुम्हारे यहाँ आने के बाद ये इतना अच्छा खाना बनाने लगेगा तो मैं इससे पहले ही तुम्हारे पास भेज देता। पल्लवी जो कि सब बात जानती थी, मुस्कुराकर ओम प्रकाश जी से बैठने का इशारा करती है और उनके पेट में खाना प्लेट में खाना निकालने लगती है। ओम प्रकाश जी खाने को चबाते चबाते राजेश की तारीफ ही कर रहे थे, मानो समझ गए हैं कि उनके इस नालायक बेटे ने यह खाना कैसे तैयार किया है। अपने पापा को ऐसे दांत पीस पीस कर खाते देखकर राजेश को अपनी पोल खुलने पर थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था। वह यहाँ वहां नजरें भटकाने लगा। पल्लवी अपना मुंह बनाए खाना खा रही थी, जबकि बच्चे हरने वाले के साथ अपने पापा की तारीफ कर रहे थे। पल्लवी की दादी और माँ ये बात जानती थी कि खाना होटल से आया, लेकिन बेचारे करे तो क्या करे, चुपचाप अपनी बेटी और दामाद के झगड़े के बीच ना कुछ बोल पाते, चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद ओम प्रकाश जी ने नाम ही नहीं ले रहे थे। पल्लवी के लिए मुसीबत यह थी कि वह उन्हें सोने के लिए कहाँ कहे। उसने बेड तो लाकर रख दिया था बच्चों के कमरे में, जहाँ राजेश सोएगा। ओम प्रकाश जी टहलते हुए बच्चों के कमरे में जाते हैं तो वहां पर बेड लगा हुआ देखते हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वह पल्लवी को देखते हुए कहते हैं, अरे वाह बेटा, इसमें तो पहले से ही तुमने एक्स्ट्रा बेड रखवाया हुआ है, मेरे लिए तो आसान हो गया अब यहाँ रहना। मैं तो अब कुछ दिन यहाँ पर ही रह जाऊंगा। कहते हुए बच्चों के का हाथ पकड़कर उनके कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब पल्लवी कमरे में आई तो उसने देखा ओम प्रकाश जी राजेश के बेड पर सोए हुए हैं और दोनों बच्चे भी अपने बेड पे लेटे हुए हैं, दादाजी से स्टोरी सुन रहे हैं। पल्लवी मुस्कुराकर वहां से चली जाती। जब वह अपने कमरे में गई तो राजेश बाथरूम में नहाकर निकला था। वह गले में पड़े टॉवल को बाहर गैलरी में सूखने के लिए डालता है और पल्लवी से कहता है, आज मैं यहीं सोऊंगा। पल्लवी राजेश को देखती है जो इस वक्त टॉवल लपेटे उसके सामने खड़ा था।
वह हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, पहले जाकर कपड़े पहन लीजिए राजेश। राजेश पल्लवी की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, सोना ही तो है, सुबह उठ के पहन लूँगा। पल्लवी अपनी आँखें छोटी करके राजेश की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती राजेश? राजेश हैरानी भरी नज़रों से उसे देखता है, मानो पल्लवी ने क्या कह दिया हो और उसे क्या पता उसे पल्लवी के सामने शर्माना भी होता है। वह पल्लवी से कहता है, तुमने आज तक कभी मुझे अपने सामने शर्माते हुए देखा? पल्लवी राजेश को देखती है और अपना माथा पीट लेती है अपने ही पूछे गए सवाल पे, क्योंकि सच में आज तक उसने राजेश से बड़ा बेशर्म अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा था। राजेश मुस्कुराकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, मैं ऐसे ही रहूँगा तो तुम्हें डर लगता है क्या? पल्लवी बहक तो सच में गई थी। उसका प्यार उसके सामने था और वह उसे गले भी नहीं लगा पा रही थी। अब तो पल्लवी का गुस्सा भाग चुका था। राजेश को घर का काम करता देख अब उसका दिल दुखता है। उसने जानबूझकर उससे ज़्यादा काम करवाया। 1 का 2 काम उससे करवा रही थी। राजेश को गुस्सा नहीं दिला पा रही थी और आज इसका इस तरह शांत होकर पल्लवी की बात मानना पल्लवी को पिघलाने लगा था। अब एक ईगो था जो राजेश के करीब नहीं जाने दे रहा था। अपना सर उठाकर राजेश की आंखों में देखती है, जहां इस वक्त शरारती मुस्कुराहट और प्यार एक साथ। उन भाव को देखकर उसका चेहरा राजेश के चेहरे पर जैसे अटक सा जाता है। राजेश अच्छी तरह से देख पा रहा था कि पल्लवी उसे किन नजरों से देख रही है। आखिर यही प्यार तो वो देखना चाहता था अपने पल्लवी के चेहरे पर। बिल्कुल निस्वार्थ, कोई छल कोई कपट नहीं। राजेश के लिए प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। राजेश उंगली को पल्लवी के चेहरे पर फिराते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी लग रही हो पल्लवी? पल्लवी ना कुछ बोल पाती है, बस राजेश को देख रही थी। आज उसका ईगो भी उसका साथ नहीं दे रहा था। वह अपने हाथ जो इस वक्त राजेश के सीने पे थे उसे ऊपर बढ़ाकर राजेश को अपने गले से लपेटना चाहती थी। वही जानती थी कि उसने अपने आप पर कंट्रोल कैसे कर रखा था। अब बस पल्लवी का सब्र खोने वाली थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और पल्लवी होश में आ गई। उसने अपने आप से राजेश को अलग किया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े बच्चे दोनों ने आते ही राजेश को कस के पकड़ लिया। राजेश बच्चों को अपनी गोद में उठाता है, एक तरफ शौर्य और एक तरफ मीरा अपने पापा को गले से पकड़कर खड़े मम्मी को देखते हुए कहते, दादाजी कल हम पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, आपको सुबह जल्दी उठना है और हम लोगों को जल्दी जल्दी रेडी करना है। मैं यही बताने के लिए आई थी। पल्लवी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। दोनों बच्चे अपने पापा और मम्मी दोनों को प्यार करके चले जाते हैं। पल्लवी झट से बाथरूम के अंदर भागती है, क्योंकि आज तो वह बस पिघल गई थी अपने राजेश की बाहों में और दरवाजे से टेक लगाकर गहरी सांस लेते हुए कहती, कैसे कहूँ राजेश, मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। क्या हो गया था मुझे? क्या मेरा गुस्सा कम हो गया? अगर कम हो गया तो मैं इतनी देर दूर कैसे रही तुमसे? राजेश भी पल्लवी की फीलिंग को समझ चुका था। वह इस वक्त पल्लवी को और ज्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहता था। उसने जहां इतने दिन सब्र किया, 2-4 दिन और ही सही, क्योंकि उसे पता है कि पल्लवी उससे इतना चाहती है कि अब वो ज्यादा दिन अपने आप को राजेश से दूर नहीं कर पाएगी। राजेश यूं ही टॉवल लपेटकर बिस्तर पर सोया हुआ था। पल्लवी उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके शरीर पर ब्लैंकेट डाल देती है। उसने प्यार से राजेश के बालों को छुआ, बाल पूरे गीले थे। उसने एसी के टेम्परेचर को चेक किया, बहुत ठंडा हो गया था कमरा। वह अपने आप से बुदबुदाई, एक तो बाल गीले हैं, ऊपर से कपड़े भी नहीं पहने और ऐसे में एसी का टेम्परेचर कितना लो किया हुआ है। इतना कहकर वो उसके बालों को पोंछ देना चाहती थी, पर राजेश उठ ना जाए इस कारण ना कुछ कर सकी और जाकर सो गई। सुबह की शुरुआत राजेश की छींक के साथ हुई। घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। बच्चे दरवाजे पर ठोकते हुए जा रहे थे। पल्लवी आधी खुली आंख से दरवाजा खोलती है तो सामने बच्चों को रेडी देखकर सवालिया नजरों से पूछती है, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह रेडी हो गए तुम दोनों? बच्चे अपने सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं, अरे मम्मी आप कैसे भूल जाती हो, आज हम पिकनिक पर जाने वाले हैं। पल्लवी को याद आता है कि कल ही बच्चे बोलकर गए थे कि वह अपने दादाजी के साथ पिकनिक पर जाएंगे। पल्लवी दोनों बच्चों के गाल पर पप्पी देते हुए कहती है, ठीक है, आज आप अपने दादाजी के साथ पिकनिक पर जाओ और कल के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और ओम प्रकाश जी के साथ पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पल्लवी ने राजेश को देखा, जो कि इस वक्त बार बार छींक रहा था। वह ताना मारते हुए कहती है, और सोइए बिना कपड़ों के, बालों को गीला करके, और एसी का टेम्परेचर लो कर दो। राजेश नाराज होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर बीमार होना चाहता हूँ ताकि आपको घर का काम ना करना पड़े? पल्लवी ने भी गुस्से से जवाब दिया। राजेश नाराज होते हुए कहता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम फिक्र मत करो, मैं इस हालत में भी घर के सारे काम कर दूंगा। कहकर वह अपने आप को बेड से गिरा
देता है और उठ जाता है। पल्लवी ने घड़ी में समय देखा, 7 बज रहे थे। बच्चों के स्कूल वगैरह था नहीं, इसलिए वह अभी थोड़ी देर के लिए सो जाती है। सुबह-सुबह जब पल्लवी की आँख खुली तो उसने देखा राजेश घर के कामों में लगा हुआ था। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। पता नहीं चल रहा था कि वह बीमार है। वह उसके पास जाती है, उससे बोली, रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। राजेश गुस्से से कहता है, नहीं। फिर तुम्हें लगेगा कि मैं जानबूझकर बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारी परेशानियाँ बढ़ा रहा हूँ। रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। झाड़ू लेकर और कोने-कोने से झाड़ू लगाने लगता है। पिछले 10 हफ्ते से वो यहाँ पर रह रहा था। वह झाड़ू लगाना तो सीख ही गया था। पल्लवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राजेश के बीमार होने के बाद भी वह उससे काम करते हुए देखना नहीं चाहती थी। उसके चेहरे के रंग उड़ा हुआ था और थकान देखकर पल्लवी अच्छी तरह से जानती थी कि राजेश की तबीयत आज को ठीक नहीं। ऑफिस से छुट्टी होने के कारण उसने किचन में जाकर नाश्ता बनाने का सोचा। उसने अभी बर्तन चढ़ाया ही था कि राजेश ने आकर गैस के चूल्हे को बंद कर दिया। पल्लवी राजेश की तरफ देखती है। एक बार फिर उसके चेहरे को देखकर उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने पूछा, आपने गैस क्यों बंद कर दिया राजेश? राजेश पल्लवी से कहता है, मेरा काम है, ये मैं कर लूंगा, तुम जाओ। पल्लवी नहीं जाना चाहती थी, पर गुस्से में वो बाहर निकल जाती है। वह बाहर आई थी, पर उसका ध्यान पूरी तरह से किचन में ही था। राजेश ने चाय चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ ब्रेड को सेकने के लिए डाल दिया था। वह चाय और ब्रेड लेकर बाहर सेंट्रल टेबल के पास रख देता है। दादी और माँ दोनों पूजा करके अब बैठ चुकी थी। पल्लवी ने नाश्ता कर लिया था। उसने देखा कि आज राजेश ने ना चाय पी ना कुछ खाया। किचन की ओर जाते हुए राजेश इस वक्त किचन के विंडो के बाहर की तरफ देख रहा था। सभी बर्तन को सिंक में डालते हुए बर्तन घिसने लगता है। तब राजेश वहां आके उसे हटाने के लिए कहता है, राजेश। पल्लवी थोड़ी जोर भरी आवाज में कहती है, मैं नहीं जा रही, मेरी छुट्टी है, मैं कर सकती हूँ आज काम। राजेश उसके हाथों को पकड़ता है, उसे खींचकर किचन से बाहर लाते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है मुझ पर एहसान करने की, मैं कर लूंगा। राजेश ने जब पल्लवी का हाथों को पकड़ा था तो उसके हाथ की गर्मी पल्लवी को इस बात का एहसास दिलाया कि राजेश को बुखार है। 29 डिग्री। वह अपने हाथों को छूती है और राजेश के माथे को पर हाथ रखती है। राजेश, आपको बुखार है? वह तड़प कर बोली। राजेश उसके हाथ को झटक कर किचन के अंदर आता है और सिंक के पास खड़े होकर बर्तनों को पानी से साफ करने लगता है। आज राजेश को इस तरह से बिहेव करता देख पल्लवी का सब्र और गुस्सा फिर से फूटने लगा था। वह झट से किचन में गई, नल बंद किया और राजेश के आगे खड़ी हो गई। राजेश पल्लवी की तरफ देख रहा था। मैं बस यूं ही आपको चिढ़ाने के लिए कह दिया था। आप इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? क्या सीरियसली ले रहा हूँ? मैंने तुमसे कहा, मैंने मान लिया। कुछ कह भी नहीं सकती क्या? आपको बिल्कुल नहीं। जैसे तुमसे कुछ पूछ नहीं सकता। मुझे छोड़कर आ गई थी तुम। आप इन दोनों बातों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ पल्लवी। एक बार फिर तुमने सोचा कि राजेश कैसे रहेगा तुम्हारे बगैर? जो इंसान जिसकी सुबह की शुरुआत और रात की नींद तुम्हारे बगैर पूरी नहीं होती, क्या तुमने सोचा कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? राजेश का तो सही था। सुबह की आँख खोलने से लेकर रात को आँख बंद करने तक उसे अपने आसपास सिर्फ पल्लवी ही चाहिए होती थी। तो गलती भी तो आपने ही की थी ना। सवाल भी तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा था पल्लवी? क्या एक पति पत्नी कभी अपनी जिंदगी में इस तरह के सवाल जवाब नहीं कर सकते? तो क्या पत्नी को क्या करना चाहिए? घर छोड़ के चला जाना चाहिए? उस वक्त पति को अपनी गलती का एहसास करवा देना चाहिए। मैं करवाती तो आप मान लेते। आपके दिमाग में जो उलझुल बातें चल रही थी, क्या वह सब साफ हो जाती? तुमने कोशिश ही नहीं की पल्लवी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बातें क्लियर करके जाऊं। चोरों की तरह भाग गई। राजेश पल्लवी पर जोर से चीखा, पल्लवी मेरा सवाल गलत था, मानता हूँ गलत था, नहीं करना चाहिए था पत्नी पर शक, पर यह भी जानता हूँ कि कभी मैंने किया भी नहीं था। लेकिन अगर इस दिमाग में गोबर भर गया था, कहते हुए अपनी उंगलियों को अपने सर पर टैप कर रहा था, तो क्या एक पत्नी होने के नाते तुम्हारा यह फर्ज नहीं था कि तुम मुझे समझाती कि मैं गलत समझ रहा हूँ? क्या अभी अर्पिता के नाम को लेकर तुम छेड़ा नहीं करती थी मुझे? क्या कभी भी तुम छोड़कर जाने की बात करता था मैं? कई बार यूं ही मजाक मजाक में तुमने मुझसे कहा कि राजेश आपका तो बढ़िया है, घर में बीवी और बाहर अर्पिता। एक बात बताओ, कभी नाराज हुआ तुमसे? कभी तुम्हें मजा कहा कि मजाक मजाक में मेरे कैरेक्टर को खराब कर रही हो तुम? क्या घर में बीवी और बाहर एक बाहर वाली रखने वाला लगता हूँ? नहीं ना, क्योंकि बातों को तुम्हारा मजाक की तरह लिया मैंने। छोड़कर नहीं भाग गया तुम्हें। तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया? क्यों छोड़कर आ गई? पल्लवी किचन से बाहर जाने लगती है। राजेश उसको पकड़ता है और अपने सामने खड़ा करके कहता है, अब बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। पल्लवी कुछ भी
बोलना नहीं चाहती थी, बल्कि उसके पास सारे सवालों के जवाब थे, लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहती थी। उसके पास राजेश के हर सवाल का जवाब था, लेकिन पता नहीं क्यों वह राजेश से बिल्कुल भी लड़ना चाहती ही नहीं थी। राजेश पल्लवी को किचन से बाहर करते हुए कहता है, मैं कर सकता हूँ सारा काम, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पल्लवी किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी, जबकि राजेश इस वक्त सिंक में बर्तन साफ कर रहा था। वह बर्तन पर अपना गुस्सा उतार रहा था। ये बात पल्लवी अच्छे से महसूस कर सकती थी। बर्तन के खटपट की आवाज के साथ राजेश ने अंतिम गिलास धोया और किचन में पटक दिया। गिलास उड़ते हुए किचन के दरवाजे पर आया और पल्लवी के पैर के पास आकर रुक गया। पल्लवी अपने बेडरूम में जाते हुए अपना पर्स उठाती और घर से बाहर निकल जाती है। राजेश ने बुखार की दवाई खाकर लेट गया। शायद वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वह सो गया। उसकी नींद खुले तब तक पल्लवी बाहर से आ चुकी थी। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। राजेश से बाहर आया कमरे से बाहर आया। पहले ही पल्लवी खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। बच्चे पिकनिक से आ गए थे। उसने घड़ी की ओर नजर किया तो रात के 8:30 बजने वाले थे। वह इतनी देर तक सोया रहा, इस बात का उसे हैरानी हुई। सभी खाना खा रहे थे। जब पल्लवी की माँ की मोबाइल पर किसी का फोन आता है तो पल्लवी की माँ बातों बातों में एक बार फिर से इस बात का एहसास पल्लवी को दिलाती है कि कल तीज है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पल्लवी को यह याद है। जब वह बाहर गई थी तो पूजा की सभी चीजें साथ लेकर आई थी और उन्हें छुपाकर अपने कमरे में रख दिया था। पल्लवी ओम प्रकाश जी की तरफ देखते हुए कहती है, पापा आज आप बच्चों को पिकनिक पर ले गए थे, बच्चे बहुत खुश थे। कल भी संडे है, आपकी भी ऑफिस की छुट्टी होगी, तो क्यों ना कल आप राजेश और सभी बच्चों को मूवी दिखाने के लिए यहीं एक थीम पार्क है उसमें ले जाएं। पल्लवी की माँ समझ रही थी कि पल्लवी उन सबको घर से बाहर करने के तरीके ढूंढ रही है, क्योंकि यह हर तीज पर होता था। किसी न किसी बहाने से उन्हें बच्चों को बाहर भेज देती थी और अपनी पूजा कर लिया करती थी। ओम प्रकाश जी खुश होकर तैयार हो जाते हैं। वह राजेश की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, राजेश को भी ले जाइएगा, इन्हें भी अच्छा लगेगा बच्चों के साथ वक्त बिताकर। राजेश कुछ नहीं बोल रहा था। उसने आज अपना खाना खत्म किया। उसने आज बर्तन भी नहीं समेटा और जाकर फिर से सो गया। जब पल्लवी कमरे में आई तो राजेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। पल्लवी उसके ब्लैंकेट को ठीक करके उसके करीब जाकर देखा। राजेश की आंखें बंद थी। उसने राजेश के सर पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करके देखा। राजेश को इस वक्त फीवर नहीं था। पल्लवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ से जाकर साइड में सो गई। राजेश ने अपनी आंखें खोला और पल्लवी की ओर देखा, जो अपने और उसके बीच में अच्छा खासा जगह छोड़कर सोई हुई थी। सुबह सुबह सभी चाय नाश्ता करके बैठे थे। राजेश ने आज सुबह उठकर ही अपना काम शुरू कर दिया था। पल्लवी यह कहकर कि उसकी तबीयत को ठीक ठाक नहीं लग रही, वह कुछ नहीं खाएगी, अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वो बच्चों के बाहर जाने की तैयारी करने लगती है। दोपहर में सभी बच्चे निकलने वाले थे थीम पार्क के लिए। फिर यहाँ से मार्वल्स की मूवी, इन सभी में, और रात के 9 बजे से पहले घर नहीं आते। पल्लवी की दादी वहां नहीं जाना चाहती थी, इसलिए पल्लवी ने माँ और दादी के लिए पास के ही आश्रम में सत्संग में जाने की तैयारी करवा दी थी। सभी को घर से बाहर भेजने का कारण लगभग सभी को पता था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था। सभी घर के बाहर जाने के लिए चुपचाप तैयार हो जाते हैं। सभी 3:30-4 बजे तक निकल चुके थे। ओम प्रकाश जी बच्चों के साथ अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। दादी पल्लवी के सर पर हाथ रखकर कहती है, तबीयत ठीक नहीं है, आराम करना, रात को आते टाइम हम बाहर से कुछ खाना लेकर आएंगे। पल्लवी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। सभी मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते, क्योंकि पल्लवी सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रही थी। ये बात सबको पता थी। ओम प्रकाश जी भी बच्चे के साथ बैठे थे। राजेश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर पर आते ही राजेश कार रोक कर निकल जाता है। वहीं पर साइड में दूसरी गाड़ी के लिए ड्राइवर खड़ा था। वह निकलकर चाबी ड्राइवर को देता है और ड्राइवर से दूसरी गाड़ी की चाबी लेकर चला जाता है। ड्राइवर ओम प्रकाश जी और बच्चों को लेकर थीम पार्क की ओर चले जाते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी से राजेश वापस घर आने की सोचता है, लेकिन फिर कुछ सोच कर वह वहीं के पास में मंदिर में चला जाता है। लगभग 2 घंटे बाद राजेश मंदिर से बाहर निकलता है। उसने घड़ी देखी तो शाम के 7 बज रहे थे। वह घर जाने के लिए निकल जाता है। घर पर आकर उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। राजेश जानता था कि पल्लवी घर पर है, पर वह कोई आवाज निकाल कर पल्लवी को यह नहीं दिखाना चाहता था कि बाहर राजेश आया। वह कैमरे पर अपना हाथ रख चुका था। पल्लवी कथा कहकर और आरती कर कर बस खड़ी हुई थी कि राजेश ने फिर से डोरबेल बजाई। पल्लवी ने अपने आप को देखा। इस वक्त वह बिल्कुल सुहागनों की तरह तैयार थी। इस तरह से यहाँ
उसे किसी ने अब तक नहीं देखा था। डोरबेल की आवाज़ धीरे-धीरे तेज़ होती जा रही थी। इरिटेट होकर पल्लवी तेज़ कदमों से चलते हुए आती है और बिना चेक किए बाहर कौन है दरवाज़ा खोल देती है। पल्लवी अपने सामने राजेश को देखकर चौंक गई थी। राजेश को देखकर उसके होश उड़ गए, जबकि राजेश पल्लवी को सामने देखते ही खो गया था। वह एकटक राजेश की ओर देख रही थी। राजेश जब पल्लवी को देखा, पीले रंग की साड़ी, हाथों में चूड़ा, मांग भरी सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र, होठों पर लाल लिपस्टिक, नाक पर नथनी। पल्लवी के कदम राजेश को देखते ही पीछे की तरफ हुए। राजेश आगे बढ़ते हुए आया और एक हाथ लगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। पल्लवी की चोरी आज पकड़ी गई थी। भले ही वह बार-बार पहले यह बात कहती हो कि वह अपने आपको सुहागन नहीं मानती, लेकिन आज तो सुहागन नहीं बल्कि नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अचानक से राजेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पल्लवी अपना सर नीचे कर लेती है। राजेश आगे बढ़ता है और पल्लवी के झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था अगर मैं इस वक्त घर आऊंगा तो मुझे मेरी पल्लवी देखने को मिलेगी जो 5 साल पहले हुआ करती थी। वह अपने हाथों को पल्लवी के चेहरे पर रखते हुए प्यार से उसके माथे को चूमता है। पल्लवी की आंखें राजेश के एहसास को पाने के साथ ही बंद हो जाती है। वह अपने दोनों हाथ राजेश के दोनों हाथों पर रखती है, जो कि इस वक्त पल्लवी को चेहरा पकड़े हुए था। राजेश जाने कितनी देर तक पल्लवी को यूं ही निहारता रहा। उसने उसके पास होने का एहसास, वही श्रृंगार। पल्लवी के हाथों को अपने हाथों से छुड़ाकर राजेश उसे अपने सीने से लगा लेता है। पल्लवी के हाथ कुछ पल के लिए नीचे थे, लेकिन अब कब तक इस भावना से भाग सकते हैं? आपका प्यार आपके सामने मानो खड़ा है, तो वो गुस्सा भी कब तक कर कर सकती थी। उसका गुस्सा चला जाता है। पल्लवी के हाथ खुद ब खुद राजेश की पीठ पर आ गए। इस वक्त दोनों एक दूसरे को हक करके और एक दूसरे को जुनूनी से पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे को अपने सीने में छुपा कर रख लेंगे। राजेश पल्लवी के चेहरे पर अपने चेहरे को टिकाते हुए कहता है, माफ कर दो ना, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, और किसी दिन भी ऐसा करूंगा तो मेरे ही जूते से उठाकर मुझे 4-5 जूते मार देना। राजेश की बात सुनकर पल्लवी को हंसी आ जाती है। वह वहां हंसती नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, नहीं करती, मैं आपको माफ क्यों करूं? मैं तो विशाल से प्यार करती हूँ ना। राजेश उसे अपने करीब खींचता है, उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, और सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो, कहकर धीरे धीरे उसके होठों पर उंगली नचाने लगता है। राजेश उसकी नाक की नथनी को छूते हुए कहता है, बिल्कुल वैसे ही लग रही हो जैसे शादी वाले दिन लग रही थी, कहकर वो उसके होठ की तरफ झुकने लगा। जब पल्लवी उसे अपने आप से थोड़ा-सा दूर करती है, राजेश उसकी तरफ देखा और अपने आईब्रो उठाकर पूछता है, क्या हुआ? पल्लवी उसके हाथ को पकड़कर उसे अंदर ले आती है। राजेश जल्दी से दरवाजे पर अपने जूते उतारता है और अंदर उसके साथ चला आता है। राजेश हाथ में एक थैली थी, वह एक हाथ लगाकर उनको भी अपने साथ लेकर आता है। जब वह अपने बेडरूम में पहुँचता है तो वहाँ पल्लवी ने पूरी विधि-विधान से पूजा की थी। वह उस मंदिर के पास खड़ी थी और राजेश को अपने बगल में बुलाती है। राजेश उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। पल्लवी जाकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना कर रही होती है और इशारे से राजेश को भी वैसा ही करने के लिए कहती है। आज तो राजेश इतना खुश था कि वह कुछ भी कर सकता था। वह भी अपने हाथों को जोड़े भगवान से धन्यवाद कर रहा था। पल्लवी वहाँ से एक थाली उठाती है और उस थाली में मौजूद कुमकुम और अक्षत से राजेश को टीका लगाती है। फिर झुककर उसके पैर छूती है। राजेश प्यार से उसे उठाता है, उसके माथे को चूम कर कहता है, सदा सुहागन रहो और अपने पति को भी हमेशा सुहागन रहने दो। पल्लवी को राजेश की बात सुनकर हंसी आ जाती है। राजेश प्यार से उसके माथे को चूमकर फिर से उसके होठों की ओर बढ़ता है। उपवास है मेरा, तो क्या हुआ मिस्टर राजेश प्रकाश, व्रत में ये सब नहीं होता। यार मेरे लिए ही तो व्रत रखा है और कुछ मुझे ही दूर कर रही हो, कहते हुए उसके होठ की ओर बढ़ा। पल्लवी फिर से उसे रोकती है। राजेश अपनी नजर बड़ी करके पल्लवी से कहता है, पल्लवी 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 उसे पूजा की थाली से एक मिठाई का टुकड़ा लेकर उसके मुंह में डाल देती है। राजेश जब तक मिठाई को खाता है, पल्लवी उस प्लेट को नीचे रखकर किचन की ओर चली जाती है। तब उसे महसूस हुआ कि राजेश उसके पीछे खड़ा है और उसके बालों पर कुछ कर रहा है। उसने अपने हाथ अपने बालों पर रखा। उसके हाथ में फूलों की एक लड़ी आ गई। राजेश गजरे को उसके बालों में लगाने के बाद उसे सूंघते हुए कहता है, मंदिर गया था भगवान से कहने की तुम्हें लौटा दे, और देखो लौटा दिया भगवान ने तुम्हें। कुछ वक्त दोनों एक दूसरे को बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। तभी डोरबेल की आवाज आई। पल्लवी चौंक कर उस तरफ देखती है और कहती है, माँ आ गई। राजेश कहता है, तो तुम इतना घबरा क्यों रही है? पल्लवी अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, माँ को अब पता चल जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, ये तो अच्छा है ना, पल्लवी बोली।
नहीं, मैं ऐसे कैसे बताऊँगी, सब मुझे चिढ़ाएँगे और खबरदार जो आपने किसी को सब कुछ बताया, कहकर बेडरूम की ओर भाग गई। राजेश उसे भागते हुए देखा, फिर दरवाज़े की ओर बढ़ जाता है। उसने राजेश दरवाज़ा खोला, सामने पल्लवी की माँ, दादी खड़ी थी और उनके पीछे दादाजी और बच्चे भी। पल्लवी की माँ इशारे से राजेश से पूछती हैं, "पूजा किया उसने?" राजेश थम्स अप का इशारा करता है, सभी मुस्कुराकर घर के अंदर आते हैं। पल्लवी के बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, अपने कपड़े चेंज किया, पूजा का सब सामान फिर से सब पहले की तरह ठीक कर दिया। अपने आप को नॉर्मल करके वह बाहर निकल के आई। सभी पल्लवी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पल्लवी को नहीं पता था कि उसका पोल खुल चुकी है। वह आराम से उन लोगों के साथ बैठकर बच्चों को यह पूछती है कि आपको मज़ा आया आज? ये सुनते हुए ही बच्चे जाकर पल्लवी के दोनों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सब बताने लगते हैं। पल्लवी की माँ आज अपनी बेटी के चेहरे पर उस प्यारे चेहरे पर मुस्कुराहट को देख रही थी जो पिछले 5 साल से लापता थी। हँसती हुई पल्लवी बहुत अच्छी लग रही थी। एक माँ अपने बच्चे के जज़्बात अच्छे से समझती है। माँग का सिंदूर अभी भी नहीं पोंछा था। उसने इस बात की गवाही दे रहा था कि अभी-अभी वह पूजा करके उठी है और ये सिंदूर वह हमेशा सजा रहेगा उसकी माँग में। उसके पैरों के आलते ने उसकी चुगली कर दी थी कि राजेश के नाम का श्रृंगार बहुत गहरा है। पल्लवी की माँ और दादी एक-दूजे को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर किचन में चली जाती है। राजेश भी उनके पीछे किचन में आता है। आज उन तीनों ने मिलकर खाना बनाया था। आज राजेश होटल से नहीं आया, खाना नहीं लाया। राजेश सबसे नज़रें बचाकर थोड़ा खाना टिफ़िन में रख देता है। खाना खाने के बाद राजेश सभी बर्तन को किचन में ले जाता है। पल्लवी राजेश को रोकना चाह रही थी, लेकिन घर के सभी लोग थे तो सभी को पता चल जाता, इसलिए वह मन मारकर चुपचाप चेयर पर बैठी रह गई। राजेश बर्तन साफ करके आया तो अब तक सभी अपने-अपने कमरे में जा चुके थे। पल्लवी सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। वह बहुत देर तक बैठा हुआ पल्लवी को देखता रहा। आज उसे उसकी पल्लवी मिल ही गई। हाँ, अब तक उसने इस बात को सबके सामने कबूल नहीं किया था, पर राजेश के सामने तो कर लिया था ना। राजेश के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा, उसकी नाक, उसके होठों, उसके गालों राजेश ने अपने प्यार से भर दिया। आज उसका मन नहीं था कि वो एक पल के लिए भी उससे अलग हो। फिर दूसरी तरफ से जाकर खुद सो जाता है और पल्लवी को अपने करीब खींच लेता है। पल्लवी मुस्कुराकर उसकी बाहों में समा जाती है। ये शकुंतला बुआ जब प्रकाश हाउस आई थी तो उन्हें यह पता चला कि यहाँ पर कोई नहीं है। उन्होंने राजेश और ओम प्रकाश जी दोनों को फ़ोन किया। दोनों ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। शकुंतला बुआ ने प्रियंका को कॉल किया, जहाँ कि सुनामी उनकी ज़िंदगी में वापस आ रही है, जिसका नाम शकुंतला हुआ बुआ है। पल्लवी जब नींद खुली तो राजेश को देख रही थी। पल्लवी मुस्कुराकर अंगड़ाई लेते हुए राजेश को गुड मॉर्निंग कहती है। आज 5 साल बाद राजेश के नसीब में एक खूबसूरत गुड मॉर्निंग आई है। राजेश पल्लवी की बाहों से खींचकर अपने ऊपर लेकर कुछ देर उसकी आँखों बंद करके कहता है, गुड मॉर्निंग। अब कुछ पल के लिए कहीं मत जाओ, जगी रहो, सिर्फ मुझे ऐसे ही देखो। पल्लवी मुस्कुराकर राजेश की तरफ देखने लगती है। यह राजेश की आदत थी। उठने के बाद पल्लवी को जल्दी बाहर नहीं जाने देता था। पल्लवी को 10 मिनट सिर्फ राजेश को बस यूं ही देखना होता था। राजेश उसके बालों पर अपने उंगलियों को चलाते हुए कहता है, पापा को बता दे मैं तुम्हारी वजह से सिर्फ चुप हूँ। राजेश सब चिढ़ाएंगे, माँ, पापा, प्रियंका, विशाल, सब क्या सोचेंगे? तुम समझ नहीं रहे हो, सब कहेंगे कि चली गई थी फिर वापस क्यों आ गई? ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ, सभी चाहते हैं। राजेश वादा करो, तुम नहीं कहोगे कि हमारे बीच में पैचअप हो गया। कहते हुए पहले भी अपना हाथ राजेश के आगे कर देती है। राजेश इस वक्त पल्लवी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना हाथ उसके हाथों में रख देता है और फिर उससे अपने करीब करके अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन पल्लवी उसे सोने नहीं देती। यह कहकर कि आज काम नहीं करेगा, आज काम नहीं करेगा तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए काम तो करना ही होगा घर का। राजेश अपना मुंह बनाकर कहता है, तो कहीं मुझे सचमुच का तो अपना नौकर बनाकर रखना नहीं चाहती पूरी जिंदगी? राजेश उसकी नाक को अपने दोनों उंगलियों से दबाते हुए कहता है, रह भी लूंगा, कहीं ना कहीं तो नौकरी ही करनी है, चाहे ऑफिस में हो या घर में करूं। पल्लवी राजेश को छोड़कर बाथरूम में नहाने जाती है। पल्लवी पूजा करके सबके उठने के पहले ही अपने लिए हल्का फुल्का खाना बनाती है और किचन में एक थाली में अपने लिए खाना निकालती है। तभी राजेश पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। पल्लवी राजेश की तरफ पलटती है। राजेश खाने की थाली अपने हाथों में लिए एक हाथ से पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे हॉल में लेकर आता है। उसे चेयर पर बिठाकर उसके सामने बैठ जाता है और एक एक करके अपने हाथों से पल्लवी को खिलाने लगता है। पल्लवी का खाना अभी खत्म नहीं हुआ था कि दादी की आवाज़ आई। पल्लवी जल्दी से उठकर बेडरूम में भाग गई। वह अंदर जाकर बिस्तर पर फिर से लेट जाती है ताकि किसी को शक ना हो कि वह खाना खा चुकी है। पल्लवी की माँ और दादी क्योंकि जानती थी कि पल्लवी ने उपवास किया हुआ है, तो सवेरे उठ के राजेश का इंतजार ना कर किचन में जाकर खाना बनाती है। उन्होंने पल्लवी की पसंद की
चीज़ बना देती हैं ताकि इसे पल्लवी अपना व्रत खोल सके। पल्लवी के उठने के बाद माँ और दादी उसे बुलाते हैं। पल्लवी कहती है नाश्ते में इतना हैवी नहीं खाएगी, जिस पर माँ नाराज़ होते हुए कहती है, आज मैंने सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है, तू मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ों को खाने से मना कर रही है। पल्लवी जो कि पहले ही खाना खा चुकी थी, खाना खाने से मना करती है, लेकिन माँ और दादी गुस्सा करके उसे खाने पर मजबूर कर देते हैं। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।